बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आज फर्स्ट है प्रोग्रेसिव वेव्स, उसके बाद सेकंड है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले है कि ये वेव्स क्या हैं। वेव जो है ये किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से क्या है एनर्जी और मोमेंटम जो है इसको हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। जैसे आपने देखा है कि अगर पानी में पत्थर को फेंका जाए तो उसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस पैदा होगी, उससे एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होंगे विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो यहां से भी एक एमसीक्यू आ सकता है, वेव इज ऑफ विच ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन होगा एनर्जी, सेकंड ऑप्शन होगा मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा मैटर और डेल्टा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। तो किन दो को ट्रांसफर करती है, एनर्जी और मोमेंटम को। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन सही आ जाएगा ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट एक और एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मीडियम प्रॉपर्टी फॉर वेव प्रोपगेशंस आर, यानी वेव प्रोपगेशन के लिए मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट है मीडियम इलास्टिक हो। इलास्टिक से क्या मुराद है कि हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो जो डिस्टर्बेंस है उसको ट्रांसफर करने के बाद दोबारा मेन पोजीशन पे आ सकें। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड इनर्शियल हो, उसका या इनर्शिया हो, उससे क्या मुराद है कि जो पार्टिकल है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोरेज कर सके और मेन पोजीशन से ओवरशूट कर सके। तो ये दोनों चीजों का होना जरूरी है, लिहाजा ये बात सही है। उसके बाद सेकंड बी क्या लिखा हुआ है, मिनिमम फ्रिक्शन अमंगस्ट द पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल मीडियम। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट मिनिमम हो, तो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए ताकि जो वेव डिस्टर्बेंस है वो ज्यादा दूर तक ट्रांसफर हो सके। उसके बाद थर्ड है यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस, तो सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डेल्टा। यहाँ से आप कोई एक प्रॉपर्टीज भी दी जा सकती है, बाकी कोई और बता दी जाए तो वही ऑप्शन हमारे पास, यहाँ से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो भी आ जाएंगी। यानी एक तो इलास्टिक है, दूसरा एनर्जी है मीडियम का, थर्ड क्या है कि जो पार्टिकल के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए, और फोर्थ क्या है जो मीडियम की डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। जो वेव मोशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें जो हमारे पास, जैसे अगर हम क्या करते हैं डिस्टर्बेंस हमने प्रोड्यूस किया उसकी वजह से ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल का फेज कुछ और होगा, इस पार्टिकल का फेज कुछ और होगा, इस पार्टिकल फेज कुछ और होगा और इसका क्या होगा, कुछ और होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस अमंग सक्सेसिव पार्टिकल ऑफ मीडियम। यानी हर हो सकता है इसने जब इसको ट्रांसफर, पहले ये रेस्ट क्या रखना था, जो इसने ट्रांसफर की तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, तो इसका फेज कुछ और होगा, इसका फेज कुछ और होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दूसरे से डिफरेंट होगी। अब इसकी वेलोसिटी हो सकता है कुछ और हो, ये किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ये कुछ और वेलोसिटी से वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर इन सारे से हम क्या करते हैं, ये एक वेव मोशन बनाते हैं, ये हमारे पास वेव मोशन बनती है, ये वेव, तो जो भी हमारे पास एक मीडियम के अंदर वेव मोशन की जो वेलोसिटी होगी वो वैल्यू सेम रहेगी। अब जो वेलोसिटी है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू अ पर्टिकुलर या थ्रू अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम के ऊपर। यानी ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद नेक्स्ट एक और एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास वेव मोशन है ये डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर और इंटेंसिटी के ऊपर। अब इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थ्रू अ मीडियम। तो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट करेगी, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीस। अब एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास जो वेव है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही हो तो उस लम्हे भी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर उससे फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी।
एक मीडियम से जब जो दूसरे मीडियम में कोई वेव ट्रेवल करेगी उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है लाइट, हीट, रेडियो वेव्स आर एंड एक्स रेज आर एग्जांपल्स ऑफ। इसमें हमें बताना है लाइट, इसको भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, हीट ये भी मीडियम के बगैर, रेडियो वेव्स एंड एक्स रेज आर एग्जांपल्स ऑफ। ये कौन सी वेव्स की एग्जांपल्स हैं? सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिनमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उनको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे साउंड वेव की अगर हम बात करें तो इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत है, तो लिहाजा ये कौन सी वेव्स होंगी? मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह स्ट्रिंग में जो वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स। तो लेकिन इनको तो मीडियम की जरूरत नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। उसके बाद है मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ये ऐसी वेव्स होती हैं जो फास्ट मूविंग या मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होती हैं, उसको हम नाम देते हैं मैटर वेव। तो डी ब्रॉगली ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। ये मूविंग ऑब्जेक्ट की मास है, ये वेलोसिटी है, और ये वेवलेंथ फाइंड करने का रिलेशन है। तो ये इनको मीडियम यानी ये मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ये भी वेव्स कौन सी थी? तो हमारे पास फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन सही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव, को एक और नाम दिया जाता है ट्रैवलिंग वेव। तो ये प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ये ऐसी वेव्स होती हैं जो डिस्टर्बेंस से अवे मूव करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। यानी फर्स्ट यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस पैदा किया, तो यहाँ से अवे मूव करते हुए क्या करेंगे? एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो उसको हम नाम देंगे प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव। अब इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव्स और सेकंड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो परपेंडिकुलर हो, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। यानी पार्टिकल ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? परपेंडिकुलर। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है, angle between the particle oscillation and direction of propagation in transverse waves is। तो अगर वो एंगल पूछ लेता तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। इसी के साथ अगर हम देखें कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को एक और नाम दिया जाता है, इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। कंप्रेशनल वेव्स। अब ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें पार्टिकल की ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उसको हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब इस तरह से पूछ जा सकता है, इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंगल बिटवीन पार्टिकल ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज। तो ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? ये थीटा हमारे पास होगा 0 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हम कुछ टर्म यूज करते हैं, क्रस्ट है। तो क्रस्ट क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव्स का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से ऊपर होगा उसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का, और ट्रांसवर्स वेव्स का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से नीचे होगा उसको हम नाम देते हैं बिलो मीन पोजीशन। तो इसको हम नाम देते हैं ट्रफ का। उसके बाद नेक्स्ट है, ये ट्रांसवर्स वेव्स में है। उसके बाद कंप्रेशन क्या होता है? तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का वो हिस्सा है जिसमें पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे, उसको हम नाम देंगे कंप्रेशन का। और वो रीजन जहां पे ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे उसको हम क्या नाम देंगे? रिफ्रैक्शन। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो वेव्स इन अ स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे और वेव फॉरवर्ड मूव करेंगे, तो वो भी कौन सी वेव्स हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जांपल है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, व्हिच वन इज करेक्ट? तो आपने बताना है कि कौन सा, ये हम एमसीक्यू बाहर एक ही कर रहे हैं लेकिन इससे नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं। व्हिच वन इज करेक्ट? ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रांसमिटेड ओनली इन सॉलिड्स। तो यहाँ से एमसीक्यू, तो ये क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसवर्स वेव्स किस में सिर्फ पास कर सकती हैं? सॉलिड्स में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सॉलिड में सिर्फ पास कर सकती हैं। तो यहाँ से और तरह से भी एमसीक्यू आ सकते हैं, व्हिच वेव्स कैन पास इट थ्रू ओनली इन सॉलिड्स। तो वो कौन सी होंगी? सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, longitudinal waves can transmitted in solid, liquid or and gases। तो longitudinal waves तीनों में पास कर जाती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी।
तो यहाँ से भी एक अलग से एमसीक्यू बन सकता है कि हमारे पास विच वन ऑफ द वेज पासिस थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ऊपर लिखा होगा ट्रांसवर्स फेज, ए ऑप्शन। बीटा आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल फेज। हमारे पास सी ऑप्शन होता है ए एंड बी, और डी होता है नन ऑफ दीज। तो वहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि लॉन्गिट्यूडनल फेज तीनों में से पास कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ओनली ट्रांसवर्स बेस शोज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब कौन सी बेस शो करती हैं? ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल बेस पोलराइजेशन शो नहीं करती। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे पास तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये हमने एक ही एमसीक्यू डिस्कस किया, लेकिन इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट को डिस्कस कर दिया, जिससे हमारे पास नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इस सबसे पहले है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ट्रांसवर्स रेज को ड्रा करते हैं। तो हमारे पास क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस होगा, इसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ या लैम्डा से ड्रा करके। इसको एक और तरह से भी हम कह सकते हैं, यानी ये हमारे पास एक ऐसा रीजन है जो एक क्रस्ट या एक ट्रफ के ऊपर मुश्तमिल होगा, इसको भी हम वेवलेंथ का नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसको एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस, यानी ये ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास किसके इक्वल होगा? वेवलेंथ के इक्वल होगा। इसको हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो है मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसमें कोई वेव जो है वो अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का, और इसको कैपिटल टी से ज़ाहिर किया जाता है। यानी यहां से लेके यहां तक हिस्सा कंप्लीट करने के लिए जो उसको टाइम रिक्वायर्ड होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? टाइम पीरियड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट होंगे उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी। या एक और तरह से भी हम कह सकते हैं किसी एक पॉइंट में से एक सेकंड में से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, जितनी वेव्स गुजरेंगी उतनी उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशन होता है F इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। F इंटू टी दैट इज इक्वल टू 1। यानी एमसीक्यू आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज, तो वो हमारे पास इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल फ्रॉम एयर। यानी ये एयर एक मीडियम है टू वाटर, यानी जो साउंड वेव्स हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं। द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड। आपने बताना है कौन सी क्वांटिटी जो है वो अनचेंज्ड रहेगी। तो हमने डिस्कस किया था कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में से जाएंगी तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्यों? फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये मीडियम की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मोल्ड कर दिया जाए, उसमें क्या है कि व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट आर चेंजेस, यानी वो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है तो वो कौन सी होगी? तो उसमें हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो मीडियम की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो लिहाजा स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज। और हमने फार्मूला पढ़ा है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास फिक्स रहती है, सेम रहती है, तो जो v होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की। लिहाजा जब एक मीडियम से लाइट या कोई वेव एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उनकी वे चेंज होने की वजह से उनकी वेवलेंथ के ऊपर भी क्या पड़ेगा? वो भी चेंज हो जाएगी। यानी अगर हम रेशियो लेते हैं v1/v2 की रेशियो किसकी इक्वल होगी? λ1/λ2 की रेशियो की इक्वल आ जाएगा। यानी अगर हम इसको खत्म करके रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं तो अगर हम कहते हैं कि when sound waves travel from air to water the quantity that are changes, तो फिर कितनी क्वांटिटी चेंज होंगी? एक हमारे पास स्पीड चेंज होगी और दूसरी क्या चेंज आ जाएगी? वेवलेंथ। तो उस कंडीशन में ये डेल्टा ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड सी। बात क्लियर होगी? तो नेक्स्ट है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन होता है? तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एफ किसकी इक्वल है? 1/t। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t लैम्डा। नेक्स्ट हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ी हुई है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ।
अगर यहाँ से f को फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा ओवर 2 पाई। तो नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इस f की जगह पे हमने रख दिया ओमेगा ओवर 2 पाई। तो हमारे पास जो v है वो आ जाएगा ओमेगा लैम्डा ओवर 2 पाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दी जाए और साथ वेवलेंथ बता दी जाए और ये कहा जाए कि उस वेव की स्पीड फाइंड करें तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको स्पीड बता दी जाती है और वेवलेंथ बता दी जाए और कहा जाए ओमेगा फाइंड करें तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास थर्ड v और ओमेगा गिवन हो और ये कहा जाए कि लैम्डा फाइंड करें तो तब भी हम इस रिलेशन को यूज करके फाइंड करें। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे डिफरेंट एमसीक्यू बन सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी के रेलेवेंट एक एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैज वेवलेंथ ऑफ, हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ किसके इक्वल है, 1 मीटर। यानी ये समझ लें कि हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 1 मीटर। एंड टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, और उसका जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है, 2 सेकंड। देखिए हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक वेवलेंथ है और दूसरा टाइम पीरियड है। वेव स्पीड, हमने वेव स्पीड दी फाइंड। तो इसमें हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, ऐसा रिलेशन यूज करेंगे जिसमें वेवलेंथ और टाइम पीरियड आ रहा है। तो देखिए हमारे पास ये वाला रिलेशन यूज होगा, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर t की जगह पे 1/2 और वेवलेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बीटा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह अगर डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो उसकी मदद से हम डिफरेंट एमसीक्यू हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एक और हमारे पास एमसीक्यू है, ये हमने डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। व्हिच वन इज 3 डायमेंशनल वेव्स, तो हमने बताना है कि इसमें से हमारे पास कौन सी 3 डायमेंशनल वेव्स हैं। तो तीनों जो डायमेंशनल वेव्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है वन डायमेंशनल वेव्स। तो ऐसी वेव जो एनर्जी और मोमेंटम जो है वो एक डायरेक्शन में ट्रांसफर करती हैं, उसको हम नाम देते हैं वन डायमेंशनल वेव्स। जैसे अगर हमारे पास एक रस्सी है, उसको हमने क्या किया, पुश किया, तो उसकी वजह से जो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो एक डायरेक्शन में होगा। तो लिहाजा वो हमारे पास कौन सी वेव्स आ जाएंगी, वन डायमेंशनल वेव्स। तो वेव प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो ये कौन सी होंगी, वन डायमेंशनल। उसके बाद नेक्स्ट है वेव प्रोपोगेट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो जब हम सरफेस ऑफ वाटर पे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उससे जो वेव्स ट्रेवल करती हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती हैं। तो ये 2 डायमेंशन में ट्रेवल करेंगी। तो जो वेव्स ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर रही हैं, ये 2 डायमेंशन में है, तो लिहाजा ये क्या आ जाएंगे, 2D वेव्स। उसके बाद है लाइट एंड साउंड वेव प्रोपोगेट इन स्पेस। लाइट और साउंड से जो वेव्स आती हैं वो हर डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, प्रोपोगेट करेंगी। तो ये जो वेव्स होंगी ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे, 3 डायमेंशनल वेव आ जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिबल और सोनिक वेव्स। तो ये हमारे पास वो वेव्स होती हैं जो इंसान आसानी से सुन सकता है। और अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होगी that is equal to 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक है। यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होती है इंसानी कान इसको सुन सकता है। अब अगर इसके हम लेते हैं, जैसे आपकी एग्जांपल्स हैं, वोकल कॉर्ड है, तो उससे जो साउंड्स आएगी वो कौन सी होगी, ऑडिबल या सोनिक। इसी तरह कोई ड्रम है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने पुश किया, साउंड प्रोड्यूस होती है, वो किसमें आ जाएंगी, ऑडिबल या सोनिक वेव्स। उसके बाद है इंफ्रासोनिक, बिलो 20 हर्ट्ज। तो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होगी, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स। जैसे मैस प्रिंस सिस्टम है या सिंपल पेंडुलम है, उसको मैं डिस्टर्ब करता हूँ तो वो ऑसिलेट कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हर वाइब्रेटिंग बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑडिबल में होगी, तो जरूरी नहीं है। जैसे बिलो 20 हर्ट्ज है तो वो ऑडिबल में नहीं है, लेकिन किस में है, इंफ्रासोनिक में आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो अर्थक्वेक है, ओशियंस में जो वेव्स पैदा होती हैं वो सारी कौन सी वेव्स होंगी, इंफ्रासोनिक वेव्स। तो नेक्स्ट आ जाएगी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी, उसको हम नाम देते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एक साइलेंट विस्लर डॉग्स को
कॉल करने के लिए एक साइलेंट विसल को यूज करते हैं। उसकी 20 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन इंसानी कान उसको नहीं सुन सकता। अलबत्ता डॉग की कैपेसिटी ज्यादा है, लिहाजा वो उस साउंड को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद है सुपरसोनिक स्पीड। तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करता है तो उसको हम नाम देंगे सुपरसोनिक स्पीड। तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, देन स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। When transverse wave is transmitted from lighter to denser medium, तो मोस्टली ये देखा गया है कि बच्चों में ये जो लाइटर टू डेंसर आ रहा है, लिहाजा हमारे पास उसमें जो पाथ चेंज होगा वो λ/2 होगा और फेज चेंज होगा वो 180 डिग्री होगा। तो डेल्टा ऑप्शन सही किया होता है, लेकिन इसका ये ऑप्शन आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, when transverse wave is transmitted, अगर तो यहाँ लिखा होता रिफ्लेक्टेड तो फिर ये बात बिल्कुल सही थी कि 180 फेज होगा तो पाथ में कितना चेंज आएगा, λ/2। लेकिन यहाँ ट्रांसमिटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होगी तो ना तो उसके फेज में कोई चेंज आएगा ना पाथ में चेंज आएगा, तो लिहाजा हमारे पास बीटा ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड, यानी हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम लाइटर टू डेंसर, यानी डेंसर लाइटर में से वेव जा रही है और डेंसर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास पाथ चेंज λ/2 आएगा और फेज चेंज कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन एक और तरह से अगर पूछा जाता है कि अगर जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं रेयर मीडियम से, यानी डेंसर में जा रही हैं, रेयर से रिफ्लेक्ट होके आती हैं, तो अगेन उसमें कोई पाथ चेंज या फेज चेंज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हिस्सा है कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेज डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। जो फेज डिफरेंस होता है इसको हम ज़ाहिर करते हैं फाई के साथ, और जो पाथ डिफरेंस है इसको हम ज़ाहिर करते हैं एक्स के साथ। तो फेज डिफरेंस का फार्मूला आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू एक्स। अब यहाँ पे आपको वेवलेंथ बता दी जाए और पाथ डिफरेंस बता दिया जाए और ये कहा जाए कि बताएं इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर दो पॉइंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू 2 लैम्डा हो, ये दो वेवलेंथ के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास फेज डिफरेंस की वैल्यू किसकी इक्वल होगी। तो आपने एक्स की जगह पे 2 लैम्डा रखेंगे, हम हल करेंगे तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस है इसकी वैल्यू जो है वो 4 पाई आ जाएगी। इसी तरह इसके रेलेवेंट डिफरेंट एमसीक्यू आ सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, अगर हमें क्या हो कि फेज डिफरेंस बता दिया जाए और ये कहा जाए कि बताएं दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है, तो अगेन इसी रिलेशन को हम यूज करते हुए पाथ डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी हमारे पास अदर फॉर्म है, वो क्या कि हमने फार्मूला पढ़ा है b इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से अगर हम लैम्डा को फाइंड करते हैं तो f इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा b ओवर f। अब इस लैम्डा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम रखते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई v ओवर f इनटू x। अब जो f है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे तो हमारे पास पाई आ जाएगा 2 पाई f इनटू x डिवाइडेड बाय v। तो ये हमारे पास अदर फॉर्म है, यानी इसमें अगर आपके पास v की वैल्यू f हो और फेज जो पाथ डिफरेंस है ये गिवन हो और कहा जाए कि फेज डिफरेंस फाइंड करें, तो आप इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से एक और फॉर्म बन सकती है कि ये जो हमारे पास 2 पाई f होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो यानी इस तरह से भी अगर फॉर्म लिखी हो ओमेगा x ओवर v, तो इसकी मदद से भी हम फेज डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास फेज डिफरेंस गिवन हो, टाइम पीरियड और वेवलेंथ का हमें आइडिया हो, तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से टाइम डिफरेंस का फाइंड कर सकते हैं कि दो वेव्स में कितना टाइम डिफरेंस है, वो हम इस रिलेशन की मदद से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट है। ये पॉइंट सी है, सी प्राइम, सी डबल प्राइम, इसी तरह ये डी है और ये डी प्राइम है। अब ये जो वेव है ये मूव कर रही है इस तरह से। जब ये वेव मूव कर रही है तो कुछ देर के बाद ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जो पॉइंट होगा सी प्राइम यहाँ पर आ जाएगा और सी डबल प्राइम यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें देखें
तो जो सी प्राइम और डबल प्राइम है सी, ये हमेशा एक दूसरे के सामने रह रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम नाम देते हैं इन फेज पॉइंट। तो जो इन फेज पॉइंट होंगे, अब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाथ डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है, वो हमारे पास होगा 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। इस पॉइंट का और इसका अगर हम फेज डिफरेंस लेते हैं तो ये 4 पाई का होगा। यानी ऐसे पॉइंट जिसमें फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई होगी, 4 पाई होगी, 6 पाई होगी, तो वो हमारे पास कौन से होंगे? इन फेज पॉइंट। तो यहाँ से भी इन एमसीक्यू आ सकता है, इन फेज पॉइंट है फेज डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन में होगा 2 पाई, सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा 4 पाई, थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा 6 पाई, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे? इन फेज। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर इन फेज का हम पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो ये दोनों इन फेज हैं, तो इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी वो लैम्डा की इक्वल हो सकती है। या इन दो का अगर हम लें, इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू वो कितनी है? 2 लैम्डा। यानी इन फेज पॉइंट के दरमियान होल इंटीजर मल्टीपल होगा वेवलेंथ का डिफरेंस। यहाँ लैम्डा हो सकती है, यहाँ 2 लैम्डा हो सकती है, यहाँ 3 लैम्डा। तो यहाँ से भी एमसीक्यू हो सकता है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इज लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। ऑप्शन में आ सकता है पॉइंट आर इन फेज, पॉइंट आर आउट फेज, नन ऑफ दिस, या हमारे पास इस तरह से कोई। तो अगर होल इंटीजर मल्टीपल होगा तो क्या होंगे? इन फेज पॉइंट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आउट फेज पॉइंट कौन से हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट सी है और ये क्या है? डी। तो अगर सी पॉइंट मूव करके यहाँ पर आ जाए तो डी पॉइंट मूव करके कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ। जो पॉइंट सी और डी है ये आउट फेज है, और अगेन अगर हम इस सी प्राइम और डी प्राइम की बात करें तो ये भी आउट फेज है। यानी जो ही ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ये डी यहाँ पर आ जाएगा। तो सी प्राइम और डी प्राइम क्या है? आउट फेज। अब आउट फेज में जो फेज डिफरेंस होता है वो किसकी इक्वल होता है? उस फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई हो सकती है, 3 पाई हो सकती है, या 5 पाई, 7 पाई। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? हाफ वेवलेंथ का फर्क आ सकता है, डेढ़ वेवलेंथ का फर्क आ सकता है, 2.5 वेवलेंथ का फर्क आ सकता है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे आउट फेज। तो इसके एलिमेंट भी एमसीक्यू आ सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू होंगी, उससे हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो पॉइंट है वो इन फेज है या आउट फेज है। नेक्स्ट है लास्ट आज का आर्टिकल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर किसी एक पॉइंट पे नंबर्स ऑफ वेव्स एक्ट कर रही हैं जिनका एम्पलीट्यूड y1 है, y2 है, y3 है, और लास्ट वाली का जो एम्पलीट्यूड है yn है, तो जब एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो इन सब के जो अलजेब्रिक सम है उसके इक्वल आ जाएगा। अब जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये 3 तरह से सुपरपोजिशन हो सकती है। फर्स्ट है इंटरफेरेंस। अगर हमारे पास जो सुपर इम्पोज कर रही है वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जो ट्रैवल करें वो भी क्या करें? सेम सिमत में ट्रैवल करें, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और दूसरा क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? अगर 2 वेव्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस की वैल्यू है वो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई, 8 पाई आ जाए, तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव। अब अगर पाथ डिफरेंस हम लेते हैं तो ये होल इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, यानी एक वेवलेंथ की इक्वल आ जाए, 2 वेवलेंथ की इक्वल आ जाए, 3, 4, 5 सो ऑन, तो उस कंडीशन में हमारे पास इंटरफेरेंस कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट इसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड y1 है और दूसरे का क्या है? y2, तो इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इंटेंसिटी किसकी इक्वल होगी? तो इंटेंसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आप जो इंटेंसिटी आएगी इसमें हम क्या करेंगे? जो नेट एम्पलीट्यूड है उसका स्केल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट अगर सिर्फ एम्पलीट्यूड फाइंड करना चाहें तो इस तरह भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरह भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा होगा? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें जब 2 वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं, उसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, 9 पाई हो, तो हमारे पास कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव में जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है ये ऑड मल्टीपल है हाफ वेवलेंथ का,
तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट इसमें जो एम्पलीट्यूड की, उसमें एम्पलीट्यूड ऐड अप हो रहा था, मैक्सिमम आ जाएगा, इसमें डिफरेंस आएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड किसकी इक्वल आ जाएगा, y1 माइनस y2। तो जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारे पास कम हो रहा है तो हम उसी y1 माइनस y2 का स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट है बीट्स क्या है, तो अगर हमारे पास दो वेव जो सुपर इम्पोज कर रही हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है उसमें स्लाइटली डिफरेंस हो और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमें पीरियडिक अल्टरनेट फेंट साउंड और लाउड साउंड सुनाई देती है, उसको हम नाम देते हैं बीट्स। अब ये जो कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी ये डिपेंड करता है दोनों के फ्रिक्वेंसी डिफरेंस में। तो फर्ज करें अगर दोनों में फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 5 है तो हमें 5 बीट्स सुनाई देंगे, और जो मैक्सिमम ह्यूमन ईयर सुन सकता है वो वैल्यू हमारे पास 10 तक है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 10 से ज़्यादा होगा तो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है बीट्स का जो यूजेस हैं वो क्या है, तो बीट्स को हम यूज़ करते हैं म्यूजिकल डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए, यानी हम किसी डिवाइस की जो फ्रिक्वेंसी है उसको सेट कर सकते हैं बीट्स की मदद से। नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव्स, तो अगर हमारे पास 2 इक्वल फ्रिक्वेंसी के वेव्स हों और वो ट्रैवल करें इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जब वो सुपर इम्पोज करेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, रिड्यूस करके जीरो कर देंगे, और उसकी वजह से हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेशनरी वेव्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।